हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, साथ ही इसके जो साइकिल होती है इस पे बेस्ड वो हम लोग जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, सीओपी निकालेंगे, साथ ही इसकी एक एप्लीकेशन होती है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, साथ ही बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो भी पढ़ेंगे, और कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं इन्हीं के बेसिस पे, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं विद द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जब भी हम किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, कूलिंग मीडियम है, उसे अगर हम लोग नॉर्मल जो एयर होती है, हमारी हवा जो होती है, हमारी एटमॉस्फेयर का जो भी वायु होता है, अगर हम लोग उसको लेकर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाती है। बेसिकली इसके दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। पहला कि जब भी हम एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग उसमें एयर को एज ए मीडियम रख के करते हैं। तो एयरक्राफ्ट में एरोप्लेन्स हुए जैसे हमारे, या सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, या अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, उसमें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है जो भी सेटअप, वो बेसिकली मेन जो होता है वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे ही होता है। इसका जो दूसरा बेहद इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वेपर्स। जब भी हमारे पास कोई गैस होती है जो कि वेपर के फॉर्म में होती है, जब भी हमें उसे लिक्विफाई करना रहता है तो वो हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारा, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस काम में आता है। तो हम लोग टिक लगा सकते हैं कि हम लोग जब भी लिक्विफिकेशन करते हैं किसी भी गैस का तो उसके ये काम में आता है। अगर हम लोग साइकिल की बात करते हैं तो जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो बेसिकली जो उसका साइकिल है उसका नाम है बेल कोलेमन साइकिल। इसका दूसरा नाम है रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, और साथ ही हम लोग इसको रिवर्स्ड जूल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों को ये तीन नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज़ है। बेल कोलेमन को ही हम लोग रिवर्स्ड ब्रेटन कहते हैं और इसी को हम लोग रिवर्स्ड जूल साइकिल कहते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रहेगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये साइकिल होती कैसी है? अगर हम लोग बेल कोलेमन साइकिल की बात करते हैं तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेशन के। पहला होता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर से ये कूलर में जाता है, जैसे कि कंडेंसर हुआ करता था वैसे ही कूलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है, उसमें जाता है। हीट एक्सचेंजर से ये हमारा एक टरबाइन में जाता है जो कि हमारा एक्सपैंडर होता है। एक्सपैंडर से ये हमारा इवेपोरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर में जाता है। मतलब जहाँ पे जो वो स्पेस होती है जैसे हमने ठंडा करना है उसे हम लोग रेफ्रिजरेटर का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। चार कंपोनेंट्स होते हैं इसके। क्या प्रोसेस होता है वन बाय वन हम लोग देखते हैं। 1 से लेकर 2 तक जब ये कंप्रेसर में होता है तो ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। 2 से लेकर 3 तक ये कांस्टेंट प्रेशर का हीट रिजेक्शन करता है। कांस्टेंट प्रेशर को ही हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। जब 3 से 4 ये एक्सपैंडर में जाता है तो क्योंकि टरबाइन से पास करता है तो टरबाइन में इसके जो एक्सपैंड होता है, ये इसमें प्रेशर का डिक्रीज आता है। कैसे होता है ये साइकिल वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 4 से लेकर 1 तक यहाँ पे एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेंट, हमारे कमरे को ठंडा कर रहा है, अपने अंदर जो भी हीट है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है रूम की। तो इस प्रकार से ये एक दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है इसमें, और दो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल चलती है। देखते हैं हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से। इसमें दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रकार से दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जा रहा है इसमें। अगर हम लोग देखते हैं पीवी डायग्राम। इसका पीवी डायग्राम से समझते हैं हम लोग इसको। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो 1 है। 1 से लेकर 2 तक जब ये कंप्रेसर में गया तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबैटिक कंप्रेशन एक तरह की कर्व लाइन से दिखाया गया है। 2 से लेकर 3 तक एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो हम लोग देख सकते हैं प्रेशर की लाइन सीधी है।
3 से लेकर 4 तक फिर से एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रही है वॉल्यूम में हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है और 4 पॉइंट पे आ जा रहा है। अब हमारा पॉइंट जो 4 से लेकर 1 है वो फिर से एक कांस्टेंट प्रेशर का हमारा प्रोसेस हो रहा है। अगर हम लोग टीएस डायग्राम देखते हैं तो देख सकते हैं 1 से लेकर 2 तक एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ, इसमें हमारी एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। 2 से लेकर 3 तक जब हमारा कंडेंसर में गया था या फिर जो कूलर था हमारा, अगर उसमें हमारा फ्लूइड जाता है तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का हीट रिजेक्शन होता है। तो 2 से लेकर 3 तक हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जा रही है। अगर हम टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है वो एक प्रकार का कर्व बनाती है। तो ये जो कर्व है 2 से लेकर 3 तक हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा एक कांस्टेंट प्रेशर का कर्व है। 3 से लेकर 4 तक फिर से एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। और 4 से लेकर 1 तक फिर से हमें एक कांस्टेंट प्रेशर का हीट एडिशन दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट साइकिल है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, ये सिर्फ समझना नहीं है, आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और इसके साथ आप लोगों को अपने हाथ से एक ड्राइंग बनानी है जिससे आप लोग अपने आप समझ सकें कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसको कोशिश करिए कि आप अपने आप बना कर भी देखिए, उससे ये कंप्लीट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं बेल कोलेमन साइकिल की, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं। पहला एजम्पशन ये होता है कि जो भी हमारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार की इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब अगर हम लोग पॉइंट 1 से 2 तक जा रहे हैं तो ये एक रिवर्स पाथ ले रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग वापस 2 से लेकर 1 तक आ जाते हैं रिवर्स होके, तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। एक आइडियल प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं उस प्रकार का एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो भी हीट एक्सचेंजर है हमारा वो परफेक्टली कूल कर रहा है किसी भी चीज़ को। हीट एक्सचेंजर एक परफेक्ट काम कर रहा है, आइडियल हीट एक्सचेंजर है हमारा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेशर का कहीं भी लॉस नहीं होगा, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इसके वजह से हम लोग एक प्रेशर रेशियो का टर्म ले सकेंगे और आगे हम लोग एनालिसिस में देखते हैं तो हम लोगों का प्रेशर लॉस कहीं पे नहीं होगा। ये हमारे 3 एजम्पशंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस। प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर जा रहा है हमारा रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर में वो कंप्रेस होगा। पॉइंट 1 से लेकर 2 तक प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा, P1 से हो जाएगा वो P2। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, S1 इज इक्वल्स टू S2 के बराबर। और क्योंकि ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे जो एडियाबैटिक का फॉर्मूला होता है जो कि PV अपॉन PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग एक स्टेडी स्टेट इक्वेशन लगाते हैं, पहले तो समझते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती क्या है। ये एक प्रकार का एक एनर्जी इक्वेशन है जो कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि जितनी भी सम टोटल हमारी एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमने सिस्टम में दिया है या सिस्टम से हम लोगों ने एनर्जी को लिया है, ये दोनों का जो सम होता है ये कांस्टेंट होता है। इसमें एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, बस हम लोग एनर्जी को दे सकते हैं या सिस्टम से एनर्जी को ले सकते हैं, और ये जो इन दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आएगी W1 से लेकर 2 तक, क्योंकि कंप्रेसर है तो हम लोगों ने कुछ वर्क दिया है उसको, तो W जो है हमारा 1 से लेकर 2 तक हमारा एंथैल्पी के फॉर्म में निकलेगा। एंथैल्पी जो होती है वो सम टोटल ऑफ एनर्जी को बताती है, तो एंथैल्पी जो हो जाएगी वो H2 माइनस H1 के बराबर हो जाएगी। और क्योंकि एंथैल्पी पर यूनिट मास होती है तो इसमें हमें मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मास मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथैल्पी जो होती है वो हमारी mCp/T के बराबर होती है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है रेफ्रिजरेशन पढ़ने से पहले, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि
एंथैल्पी को हम लोग Cp और T के टर्म्स में लिख सकते हैं। Cp बाहर निकल कॉमन होके बाहर आ जाएगी, तो हमारा जो ब्रैकेट होगा उसमें T2 माइनस T1 बचेगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि S1 जो है वो S2 के बराबर है, और साथ ही जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है जिसमें PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, अगर हम लोग उसे टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा T2 इज इक्वल्स टू T1, और ये P2 अपॉन में P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। गामा यहाँ पे एडियाबैटिक रेशियो होता है, जो कि हमें एयर का अगर हम लोगों को लेना है तो गामा हो जाएगा हमारा 1.4। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगर इसके बारे में अगर आप लोग भूल चुके हैं तो आप लोग इसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं। एक नॉर्मल फार्मूला है ये सब ऑलरेडी फार्मूले हम लोगों को पता होने चाहिए अगर हम लोगों को जब भी एनालिसिस करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि P2 अपॉन P1 को हम लोग एक प्रकार का एक प्रेशर रेशियो ले लेते हैं, जिसे हम लोग RP से डिनोट करते हैं। RP से डिनोट करते हैं P2 अपॉन P1। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 2 से लेकर 3 तक हमारा जो है हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो इसको ठंडा कर दे रहा है, रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर दे रहा है। ठंडा करने के लिए जो भी इसके अंदर की जो भी ऊष्मा है उसको बाहर निकाला जाएगा, मतलब हीट को रिजेक्ट करवाया जाएगा। तो रिजेक्ट करवाने में जो भी हमारा टेम्परेचर है वो घट जाएगा, वो जो हमारा T2 है वो बड़ा है और T3 जो है वो हमारा छोटा है टेम्परेचर। तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है और एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है। जब भी सिस्टम से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है तो हम लोग उसे माइनस में लेते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू से मतलब है, तो हम लोग वो माइनस हटा के मेन वैल्यू देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं Q जो है 2 से लेकर 3 तक एंथैल्पी के टर्म्स में निकलेगा H2 माइनस H3, और क्योंकि एंथैल्पी पर यूनिट मास में है तो मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एंथैल्पी को हम लोग CP/T के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो CP हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर T2 माइनस T3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोगों को चेंज इन एंट्रोपी निकालनी रहती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है CP/ln। ln ये एक लॉगरिथम वैल्यू है, बेस पावर जो होती है वो इसकी E के बराबर में होती है, और T2 अपॉन में T3 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया है, तभी आप लोगों को RAC के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे रिवाइज़ कर लीजिए। बार बार रिवाइज़ करने से भी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा किस वक्त कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे P2 इज इक्वल्स टू P3 के बराबर है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है हमारा, हीट एक्सचेंजर से जब वो पास करता है तो जो भी हीट निकलती है, जो भी हीट रिजेक्ट होती है वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होती है, तो P2 हमारा P3 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा 3 से लेकर 4 तक जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा टरबाइन में जा रहा है। टरबाइन में इसके प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है, मतलब इसको एक्सपैंड किया जाता है। तो एक्सपैंड हो रहा है और साथ ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से हमारा एक्सपैंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टरबाइन से कुछ वर्क मिलेगा हमें, क्योंकि टरबाइन वर्क को प्रोड्यूस करती है। तो टरबाइन से जो वर्क हमें मिलेगा वो हम लोग देख सकते हैं एंथैल्पी के टर्म्स में, साथ ही CP के टर्म्स में देख लेते हैं। इसके साथ ही हमारा S3 जो है वो S4 के बराबर है, और अगर यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर का एडियाबैटिक फार्मूला जो होता है वो अगर हम लोग अप्लाई करें तो T3 हमारा T4 के टर्म्स में आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर रेशियो होगा वो होगा P3 अपॉन P4 के बराबर। P3 अपॉन P4 हमारा एक प्रेशर रेशियो जो कि हमने RP से डिनोट किया था वो हो जाएगा हमारा। इस मोमेंट पे मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग इस मोमेंट पे पॉज करके इन सारी चीज़ों को अपने द्वारा खुद से लिखें तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और साथ ही आप लोग डायग्राम भी ड्रॉ करके समझ लीजिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक फिर से एक प्रकार का जो हमारा इवेपोरेटर है उसमें ये प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट अटैच्ड होता है उस स्पेसिफाइड एरिया से जिसे हमें ठंडा करना है। तो कमरा जो है वो हमारा ठंडा हो जाएगा और उसमें जो भी हीट है वो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, साथ ही एंट्रोपी जो है वो भी बढ़ेगी। देखते हैं क्या प्रोसेस होता है।
यहाँ पे जो Q हमारा है वो 4 से लेकर 1 तक इंक्रीज कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इंथैल्पी के टर्म्स में हम लोग देखें तो H1 माइनस H4 हो जाएगा। साथ ही इसको Cp के टर्म्स में हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें S4 माइनस S1 के टर्म्स में भी हम लोग निकाल सकते हैं, Cp ln T4 अपॉन T1 लिख के। P4 जो है वो हमारा P1 के बराबर है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। यहाँ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है टेम्परेचर का T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो एक प्रकार का इक्वल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये जो हमारा डायग्राम है काफ़ी सिमेट्रिकल बना हुआ है। इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें इस पूरे सिस्टम में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो भी हमने हीट का सम टोटल है हमारे सिस्टम में वो उसके वर्क का सम टोटल के बराबर हो जाएगा। मतलब कहीं से भी जो वर्क ली गई है या वर्क को किया गया है या फिर हीट जो ली गई है या हीट को जो प्रोवाइड करवाया गया है सिस्टम में, इनका जो सम टोटल होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। इस लॉ को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर हम लोग COP देखते हैं तो COP हमारी हो जाएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो कि है हमारा 4 से लेकर 1 के बीच में, अपॉन में जो वर्क W नेट है, मतलब जितना हम लोगों ने वर्क दिया टरबाइन को और कंप्रेसर ने जितना वर्क, टरबाइन से जितना हमें वर्क मिला आउटपुट और जितना हम लोगों ने कंप्रेसर में वर्क दिया, उन दोनों का जो एक तरह का माइनस हो जाएगा W नेट जो हमारा होगा वो सम टोटल हो जाएगा दोनों के वर्क का, यही हमारा W नेट कहलाएगा। तो Q कूलिंग इफेक्ट हमारा और अपॉन में W नेट हमारा टेम्परेचर के टर्म्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं। टेम्परेचर के टर्म्स में लिखने के बाद हमारा ये एक प्रकार का प्रेशर के टर्म्स में भी RP के टर्म्स में भी लिखा जाएगा। तो COP अगर कंप्लीट हम लोग देखें तो वो हो जाएगा हमारा COP इज इक्वल्स टू RP जो हमारा प्रेशर रेशियो था टू द पावर गामा -1 अपॉन में गामा -1 हो जाएगा और इन सब का इन्वर्स हो जाएगा, मतलब माइनस इसकी जो पावर है वो -1 है, तो इन सब का जो इन्वर्स हो जाएगा वो हमारा COP हो जाएगा। ये जो COP का टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों से कंप्लीट डेरिवेशन पूछ रहा है तो ये बहुत आसान डेरिवेशन है। अगर आप लोग इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिख के देखें तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके सीख सकते हैं कैसे हुआ है ये डेरिवेशन। और साथ ही इस अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करें तो इस पे भी हमारे कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी हमारा जो एरोप्लेन होता है या किसी भी प्रकार के जो भी सिस्टम्स लगे होते हैं हमारे, जैसे कि मिसाइल्स होती हैं या सुपरसोनिक जेट्स होते हैं हमारे, इस प्रकार के जो भी सिस्टम होते हैं इनको ठंडा किया जाता है क्योंकि एक वैल्यू ऑफ प्रेशर पे ये लोग एक्ट करते हैं, तो इनमें एक कूलिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम लोग एयरक्राफ्ट के आसपास देखें तो बहुत सारी मात्रा में हमारी वायु प्रेजेंट होती है, तो इसी वायु का इस्तेमाल करके हम लोग अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ये एक सिस्टम होता है जो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है एयर का इस्तेमाल करके। ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। इसका पहला जो टाइप होता है वो है हमारा सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि क्या ओपन सिस्टम का अर्थ क्या होता है। तो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 पॉइंट पे हमारा जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर है। हमारा एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग 1 से लेकर 2 तक ले जाते हैं। 2 जहाँ के यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2। 2 का अर्थ ये है 1 से लेकर 2 तक हम लोगों ने एक रैम इफेक्ट प्रोवाइड करवाया है। रैम इफेक्ट का अर्थ ये होता है जब भी हमारी एयर जो होती है वो सर्कुलेट करवाई जाती है
एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर से। हीट एक्सचेंजर पर सर्कुलेट करवाने के बाद एक प्रकार का उसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग एक रैम इफेक्ट कहते हैं। ये हम लोग इसको हम लोग आगे भी फर्दर समझ सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को रैम इफेक्ट समझ नहीं आया तो परेशान मत होइए, आगे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको फिर से एक बार। तो 1 से लेकर 2 तक हमने एक रैम इफेक्ट प्रोवाइड करवाया। 4 से लेकर 3 तक हम लोगों ने इसको एक कंप्रेसर में भेजा है। मेन कंप्रेसर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, ये मतलब प्रेशर इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है इसका, और टेम्परेचर जो है उसका वो भी इंक्रीज होता है। कंप्रेसर का काम ये होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ये इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर में इसको भेज रहे हैं तो यहाँ पे इसके तापमान को कम किया जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे ये इसके तापमान को थोड़ा सा डिक्रीज किया जाएगा। इसके साथ ही जो हीट एक्सचेंजर के आउटसाइड का तापमान है, मतलब अगर हम लोग बाहरी सरफेस की बात करें तो वो गर्म हो जाता है। वो जो फ्लूइड पास करता है हीट एक्सचेंजर से, तो वो जो होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट उसको गर्मी प्रदान कर देता है। तो और रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा हो जाता है। इसी गर्मी, ये जो गर्मी होती है प्रोड्यूस होती है, इसी हीट को जब हमारा इनलेट से एयर जो होता है वो ले लेता है, तो वो रैमिंग इफेक्ट कहलाता है हमारा। नेक्स्ट जो है, हीट एक्सचेंजर में इसके तापमान को कम किया जाता है। कम करने से के बाद इसको टरबाइन में भेजा जाता है। टरबाइन में फिर से इसका प्रेशर डिक्रीज किया जाता है और साथ ही टेम्परेचर भी डिक्रीज किया जाता है। और क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि टरबाइन जो है वो एक वर्क को प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी मदद से एक फ़ैन जो है वो भी चलता है। ये जो फ़ैन है ये हीट एक्सचेंजर से जुड़ा हुआ है, जो कि इसको ठंडा करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से टरबाइन से हमारा फ़ैन कनेक्ट हो गया, फ़ैन से ही हमारा हीट एक्सचेंजर कनेक्ट हो गया। टरबाइन में हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक एवापोरेटर में भेज सकते हैं। ये उस कमरे में हम लोग भेजेंगे, उस रूम में जहाँ पे हमारे जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं, मतलब जो हमारा रूम का केबिन है, उसमें हम लोग इसको भेज देते हैं। और इसके बाद जो हमारा एयर जो यहाँ से एग्जॉस्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब उसे दोबारा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फिर से एक साइकिल चलाने में। यही डिफरेंस होता है ओपन साइकिल में और क्लोज साइकिल में। जब भी हम लोग ओपन साइकिल का यूज़ करते हैं तो जो भी रेफ्रिजरेंट इनलेट होता है वो आउटलेट हो जाता है, मतलब उसका एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, वो दोबारा से रीयूज़ नहीं करवाया जाता है। वहीं अगर हम लोग क्लोज्ड साइकिल की बात करते हैं तो जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करते हैं वही कंप्लीट फ्लो मेंटेन रखता है हमारा, और उसको दोबारा से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं वापस से साइकिल चलाने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका एक TS डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे ये डायग्राम्स को समझते हैं हम लोग वन बाय वन। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सेस है वो एंट्रोपी है और वाई एक्सेस जो है हमारा टेम्परेचर है। यहाँ पे जो ये येलो कलर की लाइन है ये हमारा एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन शो कर रही है। प्रेशर हमारे कांस्टेंट बने हुए हैं इन पॉइंट्स पे। 1 जो है हमारा वो एम्बिएंट का प्रेशर है। एम्बिएंट का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि वातावरण में जो अभी प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर हमारा पॉइंट नंबर 1 पे है। तो एम्बिएंट प्रेशर 1 पॉइंट पे, हमने इसको रैमिंग इफेक्ट के द्वारा इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। 1 से लेकर 2 तक अब हम लोग एक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, साथ ही एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। तो 1 से लेकर 2 तक हमारा रैमिंग इफेक्ट हो रहा है। 2 से लेकर 3 तक हमने इसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है और साथ ही प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं 2 से लेकर 3 तक हमारा एक प्रेशर जो है वो लाइन काफ़ी ऊपर चली गई है। अब 3 से लेकर 4 तक हमारा एक हीट एक्सचेंजर से पास कर रहा है। ये तापमान में काफ़ी गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो 3 से लेकर 4 तक हमारा एक टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। 4 से लेकर 5 तक यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा टरबाइन के थ्रू हो रहा है। टरबाइन में एक बार फिर से इसका टेम्परेचर को डाउन किया जा रहा है और साथ ही प्रेशर को भी डाउन किया जा रहा है। इस टाइम जो हमारा प्रेशर है पॉइंट नंबर 5 पे, वो हमारा केबिन प्रेशर कहलाएगा। मतलब कि जो भी हमारा एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कौन सी वैल्यू का प्रेशर होना चाहिए, यही प्रेशर हमारा केबिन का प्रेशर कहलाता है। और इसके बराबर हमारे प्रेशर जो होता है वो टरबाइन क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही हम लोग इस डायग्राम में कुछ डॉटेड लाइंस देख रहे हैं। डॉटेड लाइन का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर ये सारे प्रोसेस आइडियली किए जाते आइसेंट्रोपिकली,
तो ये सारे प्रोसेस जब आइसेंट्रोपिक होते तब उस समय पे जिस तरह का ये डायग्राम हमारा बनता वो सारा इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अगर आप लोग डॉटेड लाइन नहीं भी बनाते हैं तो भी जो आप लोगों की साइकिल है वो आसानी से बन जाएगी। 1 से लेकर 2 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। ये हमारा एक कंप्लीट टीएस डायग्राम है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट की जब हम लोगों को हाई स्पीड बढ़ानी होती है, जब हम लोगों का एयरक्राफ्ट जो होता है वो एक प्रॉपर स्पीड पे पहुंच चुका होता है, उस टाइम जो हम लोगों को रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रोवाइड करना रहता है अपने एयरक्राफ्ट में, वो एक प्रकार का थोड़ा सा एडवांस होना चाहिए सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। तो वो एडवांसमेंट जो होती है वो हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें हम लोग एक कंप्रेसर का यूज़ ना करके 2 कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है वो हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये सारे नोट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे। देखते हैं हम लोग वंस जो है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर में भेज सकते हैं, और साथ ही इसको हम लोग रैमिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 2 तक हमारा एक रैमिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। रैमिंग इफेक्ट का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसको हीट एक्सचेंजर के बाहरी सतह से पास करवाया जाएगा। हीट एक्सचेंजर की सतह से पास करने की वजह से ये इसका जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और यही वृद्धि जो है जब वो कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो हम लोगों का जो कंप्रेसर में जाएगा वो एक हाई टेम्परेचर फ्लूइड जाएगा। देखते हैं हम लोग 1 से लेकर 2 तक हमारा रैमिंग इफेक्ट हुआ। 2 से लेकर 3 तक हम लोगों ने एक मेन कंप्रेसर से पास करवाया इसको। मेन कंप्रेसर से फिर से ये हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर से हम लोग 2 लाइन निकलती देख सकते हैं। ये रैमिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए बनी हुई है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हीट एक्सचेंजर से फिर ये एक दूसरे कंप्रेसर में जाता है जिसे हम लोग लो प्रेशर कंप्रेसर भी कहते हैं। दूसरे कंप्रेसर में जाने के बाद, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि टरबाइन जो है वो हमारी फैन से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारी टरबाइन फैन से ना कनेक्ट होके टरबाइन हमारी कंप्रेसर से कनेक्टेड हो जाती है। तो टरबाइन ही कंप्रेसर को चला देता है। तो ये हमारी एक लो प्रेशर क्रिएट करने वाली एक कंप्रेसर बन जाता है। यहाँ से एक बार फिर से कंप्रेस होता है हमारा फ्लूइड, और फिर से एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर में जाता है। जैसे कि हम लोग 4 से लेकर 5 पॉइंट के बीच में देख सकते हैं। 5 से लेकर 6 तक हमारा एक हीट एक्सचेंजर से पास करता है, और 6 से लेकर 7 तक हमारे टरबाइन में जाता है। टरबाइन इसके तापमान को काफ़ी कम कर देता है और एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इसमें। यही जो कूलिंग इफेक्ट है ये हम लोग अपने केबिन में पहुंचा देते हैं, जहां से ये हमारा एक एग्जॉस्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट सिस्टम हमारा चलता रहता है, जिसे हम लोग बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। समझते हैं इसको एक टीएस के डायग्राम से। यहाँ पर भी जो हमारी एक्स एक्सिस है वो एंट्रोपी है, और वाई एक्सिस हमारी टेम्परेचर है। जो येलो कलर की लाइन शो हो रही है ये एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। सारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस बनी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा है एम्बिएंट प्रेशर। वातावरण में जिस प्रकार का भी प्रेशर है उपस्थित, वो हम लोग पॉइंट नंबर 1 से देख सकते हैं। 1 से लेकर 2 तक रैम इफेक्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इसके तापमान में वृद्धि हो गई, साथ ही प्रेशर में भी वृद्धि हो गई। 2 से लेकर 3 तक ये कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर से ये एक हीट एक्सचेंजर से पास होकर 3 से 4 तक जाता है। 4 से 5 तक फिर से ये कंप्रेसर में जाता है। 5 से लेकर 6 तक हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर है उसने इसके तापमान को काफ़ी कम कर दिया है। 5 से लेकर 6 तक फिर से एक लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर क्रिएट होता है। 6 से लेकर 7 तक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टरबाइन ने इसका प्रेशर इतना कम कर दिया है जितना हम लोगों को केबिन में चाहिए होगा। इसके साथ ही इसमें टेम्परेचर में भी काफ़ी डाउन देखा है हमने। तो ये जो टेम्परेचर है ये एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हमारे केबिन में। इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। जो 7 पॉइंट है वो हमारे केबिन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्रेशर का यूज़ किया गया है, हम लोगों ने किया है।
पहला है हमारा एम्बिएंट प्रेशर, जो वातावरण का अभी प्रेशर है, और रैम प्रेशर, जो भी हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर की सतह से पास करवा के जो भी प्रेशर हम लोगों ने ऑब्टेन किया, वो जो प्रेशर जिसके बराबर है वो हम लोग रैम प्रेशर लेंगे। इसके साथ ही जो हम लोगों ने केबिन में जो प्रेशर क्रिएट किया है वो हम लोग केबिन प्रेशर के बराबर ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग देख रहे हैं एक डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, ये आइडियल प्रेशर या फिर आइसेंट्रोपिक प्रेशर को डिनोट करती हैं। इनके बिना भी जो डायग्राम बनेगा वो जो नॉर्मल बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाएगा। और अगर हम लोगों को साइकिल की एनालिसिस करनी है तो हम लोग आइडियल कंडीशन लेके आइसेंट्रोपिक लाइंस को भी बना सकते हैं। ये कंप्लीट एक सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी आसान है। अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करिए। लाइन बाय लाइन आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर आप लोग साथ में डायग्राम बनाते हैं इसको अपने पेन कॉपी में, तो काफ़ी आसानी से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन हम लोगों ने पढ़ा, इसके साथ ही हम लोगों ने बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन पढ़ा। साथ ही दो और मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं हमारे जब भी एयरक्राफ्ट का हम लोग यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। पहला जो होता है वो इसके अगर बूट स्ट्रैप के साथ जो हमारा दो हीट एक्सचेंजर और दो कंप्रेसर लगाए गए हैं और एक टरबाइन लगाए गए हैं, इसके साथ अगर हम लोग एक रीजनरेटर लगा देते हैं। रीजनरेटर जो होता है एक कंसेप्ट है रीजनरेशन का, जो पावर प्लांट या थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उसी प्रोसेस को जब हम लोग इसके साथ अप्लाई कर देते हैं तो वो एक रीजनरेटिव बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है हमारा। और ये जो होता है इससे हमारी जो जब भी हाई स्पीड हमारी सुपरसोनिक जेट्स की बात करते हैं तो उसमें जो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है वो इस पे बेस्ड लगाया जाता है। साथ ही एक रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम लगाया जाता है, वो भी हमारी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट या फिर जो रॉकेट्स में जो सिस्टम लगाए जाते हैं कूलिंग सिस्टम, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम, तीसरा होता है हमारा रीजनरेटिव सिस्टम, और चौथा होता है हमारा बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन चारों से ही हमारे एयरक्राफ्ट को रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जितना आप लोगों के सिलेबस में पूछा जाता है आप लोगों से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इससे ज़्यादा आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो ये सारे जो भी लेक्चर्स आप लोगों को अब तक पढ़ाए गए हैं, इनको 1 बाय 1 आराम से पॉज करके आप लोग इस सब चीज़ों को नोट डाउन करके लिख लीजिए ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।